हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 2025 का पेपर का ये आखिरी 4 कॉम्प्रिहेंशन बचे हैं। इसी को हम 9वें पार्ट में अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते सीधे बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। फिजूल की बात करने से बचा जाए। तो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ते हैं कि परिच्छेद ये है, ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ है जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ हो। ठीक, मतलब ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं, जितने भी डेमोक्रेसी हैं वो बिना पूंजीवाद के आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हुए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में मतलब कि इकोनॉमी के मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब हेल्प करता है निगमित पूंजीवाद। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहा है, और ग्रामीण से शहरी मतलब कि गाँव को शहर बनाने में, और कृषि से उद्योग मतलब कि कृषि जो क्षेत्र है उससे उद्योग, और सेवाओं में अंतरण को मतलब कि उद्योग क्षेत्र है मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या द्वितीय क्षेत्र है, इससे सेवा सेक्टर की ओर, सर्विस सेक्टर की ओर ट्रांसफर को बताता है। ठीक है, करता है कौन? निगमित पूंजीवाद, जो कि समृद्धि के लिए जरूरी है, अपरिहार्य है। ठीक है, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है, सुकर बनाने में सहायता करता है। अब इधर से उधर ये लोग जोड़ते हैं तो इससे परेशान नहीं होना है, मतलब आसान बनाने में सहायता करता है। कौन? निगमित पूंजीवाद। डेमोक्रेसी के लिए निगमित पूंजीवाद क्या है? आर्थिक रूप से समृद्ध है, मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए निगमित पूंजीवाद जरूरी है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, इससे रोजगार सृजित होते हैं। ठीक है, निगमित पूंजीवाद से रोजगार सृजित होते हैं, रोजगार मिलता है। तथा गैर सरकारी व्यवसाय में जो प्राइवेट सेक्टर है या गैर सरकारी है व्यवसाय में और अधिक संवेग लाए बिना, मतलब और ज़्यादा परिवर्तन लाए बिना देश की बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने का और कोई रास्ता नहीं है। मतलब कि जो देश में आज बेरोजगारी की चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए, उसका सामना करने के लिए निगमित पूंजीवाद की बहुत ज़्यादा जरूरत है, या इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक, बड़ी कंपनियां, सीधी सी बात है, निगमित पूंजीवाद में बड़ी कंपनियां भी आएंगी, बड़े पैमाने पर प्रचालन कर सकती हैं, मतलब कि इसको चला सकती हैं, और देश और विदेश दोनों में प्रतियोगी क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देश के अंदर और बाहर कंपटीशन को प्राप्त कर सकती है, कंपटीशन बनाए रखती हैं। एक जीवंत निगम पूंजीवादी आधार राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करवाता है। आपको पता है कि राज्य के आय के स्रोत में निगमित पूंजीवाद का भी एक हिस्सा होता है। ठीक, मान लो आय के एक सारे स्रोत हैं तो इसमें निगमित पूंजीवाद का भी एक हिस्सा होता है, जो आगे वंचितों के बृहत्तर कल्याण, मतलब जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, उनके कल्याण के लिए तथा अवसरों के रूप में अधिक एक समान धरातल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक समान धरातल प्रदान करने के लिए, मतलब सभी को एक जगह या एक सभी को अवसर देने के लिए, सभी को एक बराबर लाने के लिए निगमित पूंजीवाद की आवश्यकता है या उपयोगी हम लोगों के लिए, यही चीज़ बोल रहा है। समझ में आ गया ना? ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन बोलना क्या चाह रहा है कि लोकतंत्र में निगमित पूंजीवाद की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और निगमित पूंजीवाद से क्या होगा, जो हमारे देश में बेरोजगारी है उसको दूर करने में सहायता कर सकता है, और दूसरा क्या कि राज्य में राजस्व को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ जो राज्यों में हाशिए पर, वंचितों पर जो लोग खड़े हुए उनको समान धरातल प्रस्तुत कराने में, प्रदान करने में ये उपयोगी हो सकता है। यही तो बोल रहा है। अब हम चलते हैं सीधे दूसरे मतलब कॉम्प्रिहेंशन के इसके आंसर को देखते हैं। हाँ, तो दूसरा ये देखो, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा पेन दोस्तों जो है काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर पढ़िए इसको, जो है पहला इसका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? निगमित पूंजीवाद किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए और लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इसको रोक के रखते हैं। निगमित पूंजीवाद किसी आधुनिक राज्य द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है। राजनीतिक उद्देश्य की यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा, तो हम इसको भी काट देंगे। ठीक, ये बिल्कुल सही नहीं है। निगमित पूंजीवाद की भूमिका के बगैर कोई राज्य लंबे समय तक अपने आर्थिक अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं कर रख सकता। ऐसी बात इस परिच्छेद में नहीं बोली जा रही, तो इसको खत्म कर सकते हैं। डी नंबर देखो, निगमित पूंजीवाद और लोकतंत्र अपने सतत अस्तित्व के लिए परस्पर निर्भर है। यहाँ ये बात इसलिए सही नहीं लग रही क्योंकि जो निगमित पूंजीवाद है वो लोकतंत्र के साथ तो जरूरी है ही है, मतलब सतत अस्तित्व के लिए निर्भर है, लेकिन जो निगमित पूंजीवाद है वो राजतंत्र के लिए भी तो जरूरी है। राजतंत्र में भी तो परस्पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है सही नहीं है। पेन थोड़ा सा दोस्तों काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहीं तक इसको देखते हैं, फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पूर्वधन, निगमित पूंजीवाद श्रमिक बल की वृद्धि करता है और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। ये बात तो बिल्कुल कह रहा है कि जो निगमित पूंजीवाद है वो रोजगार के अवसर देता ही देता है। श्रमिक बल की बात वैसे इसमें की नहीं गई है, लेकिन फिर भी हम इसको मान के चलेंगे कि हो सकता है रोजगार के अधिक अवसर, क्योंकि क्या करेगा, बेरोजगारी को कम करेगा और रोजगार को बढ़ाएगा। तो सीधी सी बात है कि पहला बिल्कुल सही है। जनसंख्या के निर्धन लोग और वे लोग जो हाशिए पर हैं, मतलब कि वंचित हैं, नीचे की ओर, नीचे है, अधोमुखी धन स्राव प्रभाव, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण निगमित पूंजीवाद द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, यही चीज तो बोल रहा है।
वो कि अगर ऊपर निगमित पूंजीवाद में अगर कुछ खर्च किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा जो है जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा उसके द्वारा वंचित वर्गों तक पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं टिकल डाउन इफेक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं वो भी लाभान्वित होंगे जो हाशिए पर पड़े हुए। तो दोनों ऑप्शन हमें सही लग रहा है, इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। ठीक, अगर हम चलते हैं आगे, एक लाइन का ही है, इसको पढ़ते हैं। स्वैच्छिक संघों का अंतर्जाल। स्वैच्छिक संघ का मतलब क्या है? जो एनजीओ होते हैं, ठीक, का नेटवर्क अपेक्षाकृत शक्तिहीन व्यक्ति, मतलब जो गरीब व्यक्ति है या वंचित व्यक्ति है या हाशिए पर पड़े व्यक्ति है, ठीक, अकेला व्यक्ति है जिसके पास पावरलेस व्यक्ति है, और संभाव रूप शक्तिशाली राज्य के बीच बफर के रूप में काम करता है। मान लो ये शक्तिशाली राज्य है, स्टेट है, इसके बीच में एनजीओ है, ठीक है, और हाशिए पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, इसके बीच में क्या है? अब हाशिए की आवाज़ उठाने के लिए, गरीब व्यक्ति की बात उठाने के लिए एनजीओ कहीं ना कहीं काम करता है कि इसकी बात राज्य तक पहुंचाएगा कि भाई ये लोग गरीब हैं, इनके लिए ये व्यवस्था की जाए, इनके लिए क्या किया जाए, टॉयलेट की व्यवस्था किया जाए, इनके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो एनजीओ कहीं ना कहीं क्या होता है? बफर का रूप काम करता है। बिल्कुल सही है ये बात। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन को, सॉरी इसके आंसर को। उपयुक्त कथनों में से कौन उपयुक्त परिच्छेद की सर्वोत्तम व्याख्या प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? यह राज्य के अंदर कतिपय समूहों की प्रतिकूलता के विरुद्ध अपने संकल्प को व्यवहार में परिवर्तित करने की असमर्थता पर बल देता है। ऐसा तो डायरेक्ट नहीं बोला, रोक के रखते हैं। यह अपने सदस्यों के कल्याण के उन्नयन और उनके व्यक्तित्व के विकास का सहकारी संगठन है, मान सकते हैं, इसको रोक लेते हैं। फिर क्या कह रहा है? यह व्यक्तियों के पार्थक्य मतलब यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट टेक्स इंडिविजुअल्स आउट ऑफ ए स्टेट ऑफ आइसोलेशन। ए स्टेट ऑफ आइसोलेशन, पार्थक्य की स्थिति का मतलब अकेलेपन, ठीक है, आइसोलेशन बोले ना, आइसोलेशन से बाहर ले जाता है, मतलब व्यक्ति को पार्थक्य की स्थिति से बाहर ले जाता है, मतलब गरीबी की स्थिति से बाहर ले जाता है या अकेलेपन की स्थिति से, क्योंकि शक्तिहीन है ना व्यक्ति, वही तो बोल रहा था, शक्तिहीन व्यक्ति के लिए एनजीओ काम करता है। तो ये कौन एनजीओ की बात कर रहा है कि व्यक्तियों को पार्थक्य की स्थिति, अब हिंदी थोड़ी सी जटिल देता है लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं, आइसोलेशन की स्थिति से बाहर ले जाता है और उन्हें सर्व सामान्य प्रयासों में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, तो सी हो सकता है। डी को भी पढ़ते हैं, ये नागरिकों को विभिन्न प्रकार की निष्ठाएं लगाव रखने को देता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ए भी बिल्कुल नहीं होगा, बी थोड़ा सा लग रहा था लेकिन बी भी नहीं होगा, सी सबसे बेहतर हमको लग रहा था, सी इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति की एकल संख्या, मतलब मुद्रास्फीति जो होती है जब बढ़ती है तो एकल संख्या का मतलब कि मान लो सब्जी के रेट बढ़ गए, ठीक है, सब्जी के रेट बढ़ गए, फल के रेट बढ़ गए, ठीक है, या कोई ब्रेड के रेट बढ़ गए, उनकी बात कर रहा है कि एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के सभी के लिए समष्टि होती है, ठीक है, मतलब कि जो वस्तुओं और सेवाओं के सभी के लिए कहीं ना कहीं महंगाई को, मुद्रास्फीति को बताती है, समष्टि मतलब सभी के लिए हो जाती है। मान लो कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो किराया भी बढ़ जाएगा, यही चीज़ तो बोल रहा है। उपभोग की विभिन्न मदों के लिए कीमत वृद्धि अलग अलग होती है। उपभोग के जो मद होते हैं, आइटम्स होते हैं, जैसे सब्जी का रेट, पार्ले जी का रेट, ब्रेड का रेट अलग अलग होता है, कीमत वृद्धि अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग बढ़ती है। अतः यह एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के को भारित मान निर्दिष्ट करने मिलती है। भारित मान का मतलब क्या है? जैसे कि सब्जी का एक वेटेज होगा, फिर चावल का अलग वेटेज होगा, ठीक है, फल का अलग वेटेज होगा, सबका एक एवरेज निकाला जाएगा सबके भार का, ठीक। WPI के लिए उत्पादन के भारित मानों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। WPI आप तो थोड़ा सा GS का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। WPI के लिए उत्पादन के भारित मानों का उपयोग किया जा सकता है। CPI के लिए उपभोग टोकरी कंजम्पशन बास्केट का उपयोग किया जाता है। CPI के लिए कंजम्पशन बास्केट का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। किंतु व्यक्ति समरूप नहीं होते। भाई व्यक्ति क्या है? व्यक्ति समान रूप से थोड़ी कि एक बास्केट मान लो ये है, इस बास्केट में अलग अलग वस्तु पड़ी हुई है, ठीक है। अब इनमें से 2 वस्तुएं ही गरीब व्यक्ति के लिए होंगी, इनमें से कुछ वस्तुएं मध्यम वर्ग के लिए होंगी, इनमें से कुछ वस्तुएं अमीर वर्ग के लिए होंगी। तो किंतु ये व्यक्ति के लिए समरूप नहीं होती। उपभोग टोकरी गरीब, मध्यम वर्ग और धनी व्यक्तियों के लिए अत्यधिक रूप से अलग अलग होती। बिल्कुल सही बात, यही बात तो बोल ही रहा है। अतः CPI इन वर्गों में प्रत्येक के लिए अलग अलग होती है। CPI सबके लिए अलग अलग होती है। वहां पर बास्केट में अलग नहीं होगी, बास्केट के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है सबके लिए अलग अलग उपयोगी होता है। कि भाई उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो लग्जरीज आइटम है, जो सभी के लिए नहीं हो सकती, वो केवल उच्च वर्ग या जो धनी वर्ग है उन्हीं के लिए हो सकती हैं, ठीक है। और एक सम्मिश्र मतलब सम्मिलित, मतलब एक तरह से क्या होगा, कंपोजिट इंडेक्स सूचकांक निकालने के इन टोकरियों का औसत परिकलन अपेक्षित होता है, मतलब कि इनका औसत मान हम लोग निकालते हैं। यही बात तो बोल रहा है। अब हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद में व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसको पढ़ो। कीमत वृद्धि के मापन में केवल WPI का उपयोग किया जाना चाहिए, CPI के उपयोग हटा देना चाहिए। हटाने की तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो इस तरह से ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मुद्रास्फीति का दर वर्तमान परिकलन अलग अलग मद ये उपभोक्ता वस्तु की कीमत वृद्धि का सही मापन नहीं करता। यही बात तो बोल रहा है, यही बात बोल रहा है कि जो WPI है, जो CPI है, इनमें से जो टोकरी है, इनमें से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मद है, मतलब इनमें से कुछ
धनी वर्गों के लिए होंगे, कुछ गरीब के होंगे, कुछ मध्यम वर्ग के लिए होंगे, यही तो बोल रहा है। तो ये सही एक ही टोकरी में बता देता है कि ये चीज़ है, लेकिन अलग अलग मापा नहीं निकलता कि इस टोकरी में से इतनी वस्तुएं इनके लिए हों, इतनी वस्तुएं इनके लिए हों, इतनी वस्तुएं इनके लिए हों, ऐसी बात नहीं कर रहा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन फिर भी हम सी को पढ़ लेते हैं। मुद्रास्फीति के आंकड़े उपभोग टोकरी में सेवाओं को न्यून रूप से प्रस्तुत करते हैं, ऐसी कोई बात डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, मतलब इसी बात ही नहीं कर रहा है। मुद्रास्फीति दर की जानकारी वास्तव में देश के किसी भी व्यक्ति के लिए काम की नहीं है, ये ऐसी भी बात नहीं बोल रहा है। सी ऑप्शन हमको बी ऑप्शन हमको सबसे बेहतर लग रहा है। ठीक है, आखिरी पढ़ते हैं, इसके बाद 2025 का ये खत्म हो जाएगा। विश्वास को आमतौर पर अन्य लोगों के प्रति सुभेद्य होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्वास जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है। अगर मान लो मैं आपके साथ किसी प्रकार का धोखा करता हूँ तो मैं आपके प्रति क्या हो जाऊँगा, सुभेद्य हो जाऊँगा। आप मुझे हमेशा एक दूसरी नज़र से देखोगे, ठीक है, खतरे की दृष्टि से देखोगे एक तरीके से। हिंदी में ये लोग सुभेद्य कहीं कुछ करते हैं, इंग्लिश में बोलने लेवल देख लो। ठीक है, उद्यम वृत्ति में अन्य लोगों का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने में तत्पर होना निहित होता है। मतलब जो उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो अन्य लोगों का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने में तत्पर होना निहित होता है। मतलब आप उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ लोगों का विश्वास और कुछ लोगों के लिए, मतलब आपको किसी का विश्वास, अन्य लोगों का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने में हमेशा तैयार रहना होगा। विशेषज्ञ प्रणालियों में, मतलब विशेषज्ञ जो सिस्टम है, इसमें क्या कह रहा है यहाँ, एक्सपर्ट सिस्टम में विश्वास वैश्विक व्यवहार का एक सार है। मतलब विश्वास जो है वैश्विक व्यवहार का एक सार है, कि मतलब विश्वास तो बना के चलना पड़ेगा या विश्वास में धोखा भी मिलने की संभावना रहेगी। विश्वास स्वयं सामाजिक बाजार में परम वस्तु के रूप में उभर कर आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिहेवियर, ट्रस्ट इटसेल्फ इमर्ज एज ए सुपर कम्युनिटी इन ए सोशल मार्केट। मतलब सामाजिक बाजार में एक सुपर कम्युनिटी के रूप में उभर कर आया कौन, विश्वास। ठीक, और वैश्विक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्टताओं को परिभाषित करता है। वैश्विक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्टताओं को परिभाषित करता है कौन, विश्वास। विश्वास करने के आचरण का यह भी अर्थ है कि अन्य लोगों को समुचित आदर का स्थान देना और कतिपय पहलुओं में आशापूर्ण दृष्टि से देखने की वे सक्षम हैं अथवा सक्षम होंगे। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर उद्यम वृत्ति के बारे में बताया गया कि उद्यम वृत्ति में विश्वास और धोखे को बना के, मतलब विश्वास के साथ साथ आपको धोखा भी मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान करके रख चलिए। तो कुल मिला के बात ये क्या कह रहा है, अब हम पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के मर्म का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। उद्यम वृत्ति में विश्वसनीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, जो लोग विश्वसनीय होते हैं वे सर्वाधिक सुभेद्य होते हैं। ऐसी तो बात ही नहीं कर रहा, जो विश्वसनीय होंगे वही सुभेद्य होंगे क्या, ऐसा तो है नहीं। धोखे का पात्र बने बिना कोई आर्थिक क्रियाकलाप संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल रहा है। इनडायरेक्ट रूप से आपको लगेगा, लेकिन वैसा नहीं बोल रहा कि मतलब आप धोखे का पात्र करे बिना आर्थिक क्रियाकलाप कर ही नहीं सकते, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है। विश्वास करना महत्वपूर्ण है यद्यपि इसमें खतरा होता है, ये तो बात सही है। विश्वास करना तो महत्वपूर्ण है यद्यपि इसमें खतरा भी हो सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन पहले वाले को भी देख लेते हैं, उद्यम वृत्ति में विश्वसनीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा हो ही नहीं। मतलब ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि उद्यम वृत्ति जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें विश्वसनीयता की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है। डी वाला ऑप्शन थोड़ा सा हमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इन तीनों को हटा करके देखेंगे तो इस तरह से आपका 2025 के परिच्छेद खत्म हो गए। अब हम 2024 के परिच्छेद शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।